हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली जो कनाडा में स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोसेसिंग होता है उसका जो टाइमिंग पीरियड क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्लाइंट के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि पर्टिकुलर इसमें टाइम कितना लगता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो कनाडा है वो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर प्लेस है इन द वर्ल्ड राइट नाउ टू इमिग्रेंट। सो बहुत सारे स्पाउस के बेसिस पे स्पॉन्सरशिप की जो एप्लीकेशन होती है तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम कनाडा वीकली फ्रॉम पीपल होपिंग टू लिव एंड वर्क इन कनाडा। Spousal sponsorship is one of the more popular application that come and go through the immigration office। दोस्तों ये जो स्पाउसल एप्लीकेशन है उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। तो इमिग्रेशन राइट नाउ बहुत ही स्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि लोग क्या है कि मैरिज के बेसिस पे अल्टीमेटली रॉन्ग एप्लीकेशन करके फिर वहाँ लैंड हो जाते हैं एंड फिर उतरने के बाद अल्टीमेटली डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये थोड़ा एक पेचीदा मामला है राइट नाउ। तो इसके ऊपर इमिग्रेशन थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ही करता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर अ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप 2018 एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स। जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का टाइमिंग कितना लगेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस इज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट कनाडा रिसीव एंड वेयर योर स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस। पहले तो दोस्तों की आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे जा रही है अल्टीमेटली, एंड कौन से लोकेशन से आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने वाली है, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई है आईआरसीसी को, वो भी थोड़ा मायने रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आईआरसीसी को बहुत सारी एप्लीकेशन अगर मिल गई तो थोड़ा टाइम भी लगता है, मगर जो एवरेज टाइम है नॉर्मली एवरेज जो टाइम होता है वो 12 मंथ का होता है। तो एज ऑफ अप्रैल 2018-26 Canadian spousal sponsorship processing time for both inland and outland has an average of 12 month। अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हो तो भी इतना टाइम लगेगा। अगर आपका जो स्पाउस है वो अल्टीमेटली कनाडा में नहीं है या तो इंडिया में है तो भी इतना टाइम लगेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट to remember that this average processing time cannot be guaranteed and vary from case to case। मैंने पहले भी बताया कि ये केस टू केस डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि भी आपकी एप्लीकेशन 6 मंथ में निकल जाएगी, क्योंकि वट एवर डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अभी मेजर कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोसेसिंग टाइम 2018 के लिए। जो पहला है वो लोकेशन ऑफ एप्लीकेंट, आपने कौन सी लोकेशन से एप्लीकेशन की है। जो कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन, जो कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस दैट मीन्स इमिग्रेशन का काम करने का दोस्तों एक तरीका होता है। तो वो तरीके के हिसाब से अगर आप प्रॉपरली एप्लीकेशन करेंगे, अगर उसमें कम्युनिकेशन कुछ गैप रह गई या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये सारे जो छोटी छोटी बातें होती है वो बहुत ही मायने रखती है। तो अगर इनकम्प्लीटनेस अगर आपकी एप्लीकेशन है, या तो आप एक काम करिए, आप इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर सकते हो, हमारी कंपनी भी आपको उसमें हेल्प कर देगी। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या तो हाउ टू कम्युनिकेट विथ CIC ऑफिस, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये एक दूसरा एक मामला है कि कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे मैंने बोला कि कितनी एप्लीकेशन आईआरसीसी को मिली है उसके हिसाब से फिर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होता है। इनलैंड स्पॉन्सरशिप एंड आउटलैंड स्पॉन्सरशिप। इनलैंड स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि आप कनाडा में हो और कनाडा में ही आपने शादी कर ली और उसका आपका सपोज पकड़ लो आपका जो स्टेटस है वो PR है, और जो सामने वाला जो आपका स्पाउसल है वो उसका PR का स्टेटस नहीं है, और वो जो फीमेल या तो मेल जो भी है वो वहाँ पे है,
तो इनलैंड बोला जाता है उसको। आउटलैंड किसको बोला जाता है कि वो बाहर है, मतलब आप कनाडा में हो और वो आपका जो स्पाउसल है वो इंडिया में है, तो उसको आउटलैंड बोला जाता है। तो ये अगर इनलैंड एप्लीकेशन है या तो आउटलैंड एप्लीकेशन है, ये दो टाइप के डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। फिर चाहे वो इंडिया भी हो सकता है या कोई भी कंट्री हो सकती है। इनलैंड में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्टेटस है वो अगर पीआर हो चुका है और जो सामने वाला जो भी एप्लीकेंट है उसका स्टेटस या तो स्टूडेंट हो सकता है या तो विजिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनका जो स्टेटस है वो हो सकता है एप्लीकेंट का, तो उसको इनलैंड स्पॉन्सरशिप बोली जाएगी। एंड थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने बोला इनलैंड एंड आउटलैंड। तो क्वालिफाई फॉर द इनलैंड स्पॉन्सरशिप कैटेगरी द फॉरेनर स्पाउस और पार्टनर मस्ट हैव अ टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस इन कनाडा। अगर आप कनाडा में हो तो उसका जो स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपको कनाडा का विजिट वीज़ा मिल गया, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ यू मस्ट बी लेफ्ट कंट्री। आप 6 मंथ के विजिट वीज़ा के दौरान आप 6 मंथ अबो आप वहाँ रुक नहीं सकते हो। तो अगर आप रुके तो फिर आपका वो ओवरस्टे माना जाएगा। तो ऐसा नहीं करो आप, वो अगर करेंगे आप तो फिर आपका इनलैंड स्पॉन्सरशिप एप्लीकेबल नहीं होगा। विच कैन बी एज अ वर्कर, अगर आप वर्कर के बेसिस पे हो, जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं LMIA के बेसिस पे। स्टूडेंट और विजिटर्स एप्लीकेंट मे बी एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट दोस्तों क्या है कि आप मेल एंड फीमेल में, अगर मेल का जो मेन जो स्पॉन्सर्स है उसका मेन जो बंदा है जिसका अगर वर्क परमिट हो गया लीगली, तो उसकी जो वाइफ है और उसके जो चाइल्ड है 21 से लेके नीचे, अभी पहले 19 साल था, अभी कनाडा ने रूल्स चेंज कर दिया है, तो 21 से नीचे वाले 3 चाइल्ड आपके वो इंक्लूड हो जाएंगे। और समझ लो मेल का एप्लीकेंट क्लियर हो गया तो फीमेल एंड बच्चे वो सारे डिपेंडेंट के तौर पे वहाँ रुक सकते हैं और वो काम भी कर सकते हैं। तो ये है ओपन वर्क परमिट, तो उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। विच एंश्योर दे कैन वर्क फॉर अ कैनेडियन एम्प्लॉयर वाइल द एप्लीकेशन इज प्रोसेस। जब एप्लीकेशन आप प्रोसेस में है तब तक वो काम कर सकते हो। दिस में हेल्प प्रिवेंट एनी इशू दैट कैन अराइज इफ एन एग्जिस्टिंग वीजा एक्सपायर बिफोर द स्पॉन्सरशिप प्रोसेसिंग कंप्लीट। जब तक वो मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो स्टे के लिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आउटलैंड स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज अप्लाई कहाँ पे होती है, जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर आप फॉरेनर पार्टनर हो, आउटसाइड ऑफ कनाडा में हो, while the sponsorship individual may still be able to travel in and out of Canada during the application process. Their application will be processed through the visa office in their country of origin or permanent residency. अभी थोड़े थोड़े छोटे से क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली क्लाइंट मुझे पूछते हैं। तो एक, हाउ लॉन्ग विल टेक टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। तो मैंने पहले भी बोला कि वो कोई नहीं बोल सकता, अल्टीमेटली 12 महीने का टाइम आप गिन के चलो। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब आते हैं, जो हर एक एप्लीकेशन अलग अलग होती है, मगर 12 मंथ का नॉर्मली प्रोसेसिंग टाइम लगता है। अभी हाउ आर प्रोसेसिंग टाइम्स कैलकुलेटेड। वी कैलकुलेटेड प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम द डे वी रिसीव एन एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन IRCC को मिलेगी तब से लेके 12 महीने का टाइम आप नॉर्मली गिन के चलो। It makes a decision on their application when estimating how long you will wait to receive a temporary visa. You must also take into account up to 10 days of transit or delivery time on top of processing time. वो IRCC के ऊपर अल्टीमेटली वो डिपेंडेड है, उनके ऊपर डिपेंडेड है। Why are there differences in processing time among region and offices? तो दोस्तों कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई हम 2 फ्रेंड थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाली थी, मैंने भी एप्लीकेशन डाली, तो उनका क्लियर हो गया एप्लीकेशन और मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली IRCC की ऑफिसेज, कनाडा की हर एक एम्बेसी की ऑफिसेज पूरे वर्ल्ड में है। तो जो रीजन होता है, जो ऑफिसेज होती है, वो कभी कभी छोटी भी होती है, कभी बड़ी भी होती है। और जो वीज़ा ऑफिसर्स अगर बहुत नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन का रश है, तो भी ऐसा हो सकता है कि भाई एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है
वो थोड़ा डिले हो सकता है, या तो आपकी ओर से भी डिले हो सकता है, एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आई, कम्युनिकेशन कुछ गैप हुआ, तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। जैसे वीज़ा ऑफिसेज फेस डिफरेंट चैलेंजेस ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन एंड इवन इन डिफरेंट ऑफिसेज विद इन द सेम रीजन. Various factors can affect the time it takes to process applications, including the number of applications received, the resources. अब कभी कभी रिसोर्सेज भी डिपेंड करते हैं, ऑफिस के रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं तो उसके हिसाब से भी थोड़ा एप्लीकेशन डिले हो सकता है. द लेंथ ऑफ टाइम एन एप्लीकेंट टेक्स टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड द नीड फॉर मेडिकल एंड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग. अभी दोस्तों क्या है कि ये मेडिकल का जो मामला है ना, उसमें टाइम लगता है, और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होता है उसमें भी टाइम लगता है. डिफरेंसेस इन मेल सर्विसेज, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कोई सर्वर में या तो कोई आरसीसी की साइड से कुछ टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम हुआ तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है. हाउ कैन आई अवॉइड डिले और रेफ्यूजल्स इन प्रोसेसिंग माई एप्लीकेशन. मैं किस तरीके से मेरी एप्लीकेशन को फास्ट पूरी करूँ, या तो मैं डिले अगर होता है तो किस तरीके से उसको मैं रिफ्यूज़ल ना आए, वो कौन से मैं अपनी तरह से वो प्लस में रखूँ. पहले तो ये केयरफुली रीड द एप्लीकेशन गाइड ऑफ योर इमिग्रेशन कैटेगरी. आप जिस भी कैटेगरी में आपने एप्लीकेशन की है तो वो केयरफुली प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो फिल आउट करो, साइन करो, उसका डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म जब आप भरते हो तब आप प्रॉपरली उसको साइन करो, और प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंट जो भी जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में इमिग्रेशन को डेटा चाहिए उस तरीके से ही आप सबमिट करो, including all the required document as indicated on the application checklist. Pay the right fee using the correct method of payment. ये जो पेमेंट की जो मेथड है ना वो भी बहुत मायने रखती है, including the payment with your application, and double check your application before submitting. डबल चेक करो जब भी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो. एंड योर मेडिकल एंड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग टेक्स लॉन्गर देन यूजुअल. नॉर्मली मैंने पहले भी बोला कि वो टाइम बहुत लेते हैं मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल की जो एजेंसी होती है ना दोस्तों वो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है. तो वहाँ पे जाके जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जो जनरेट होगी वो आपको नहीं मिलेगा, वो रिपोर्ट जाएगी सीधे एम्बेसी में, आईआरसीसी, और आईआरसीसी को मिलने के बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गई है या नहीं हुई है. जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है. तो वी नीड टू इंटरव्यू. अगर इंटरव्यू का टाइम आईआरसीसी देती है तो आपको 15 दिन पहले वो इंटीमेट करेंगे, एंड फिर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आईआरसीसी को कि भाई ये टाइम या ये जो भी डेट है वो हमें शूटेबल है. तो उसमें थोड़ा गैप मतलब कम्युनिकेशन भी रह सकता है. कभी कभी ऑनलाइन अकाउंटिंग आपने ओपन कर दिया एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो फिर मेल में कुछ दिक्कत हो सकती है. अगर आपने टाइमली इंफॉर्मेशन क्विकली अगर मेल का रिस्पॉन्ड नहीं दिया तब भी थोड़ा डिले हो सकता है. तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे प्रॉब्लम्स कंसीडर होते हैं आपकी एप्लीकेशन डिले ना हो, या तो कुछ कम्युनिकेशन. मेन थिंग इज कम्युनिकेशन. आप जो भी कम्युनिकेशन करो एम्बेसी के साथ वो प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि दोस्तों ये लोगों का जो काम होता है ना वो वेरी वेरी बेस्ड ऑन सिस्टम ओरिएंटेड. कुछ भी सिस्टम के ऊपर या तो सिस्टम के नीचे काम ये लोग नहीं करते हैं. तो जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली रखिए. अगर ये छोटे छोटे अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ गए तो अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन डिले हो सकती है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है. अगर कुछ भी गलती आपने की तो प्रॉपर तरीके से आपने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं की तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जैसी कंपनियां बैठी हुई है आपकी सेवा के लिए. तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लैरिफाई करिए. एंड हमारा जो कंपनी का मेल आईडी है वो नीचे आपको दिखाई देता है, मेरी जो कंपनी की डिटेल है वो भी दिखाई देती है आपको. तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे आप प्रॉपर तरीके से पूरा केस का क्लैरिफिकेशन दीजिए तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी. दोस्तों थैंक यू वेरी मच. एंड ये जो मेरा वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए. एंड मैक्सिमम आपके जो ग्रुप्स है जिसको भी ये टॉपिक पे जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वीडियो आप उनकी जो लिंक है वो पास ऑन करिए. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल को आप ये पास ऑन करिए. एंड हमारी कंपनी की अगर कुछ भी सर्विसेज चाहिए तो हमें आप मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू. नाइस टू टॉक विथ यू. थैंक यू वेरी मच.